प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस ई लेक्चर जो कि बैंक राष्ट्रीयकरण की सफलता एवं उपलब्धियों पर आधारित है, इसमें हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये विषय एमकॉम फाइनल ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। विषय का नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, पेपर संख्या 203 और मैं डॉक्टर मनुष्यरथ पाठक, ईएफएम विभाग, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने विषय को अपन प्रारंभ करते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण की सफलता एवं उपलब्धियां। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। दूसरे चरण में 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बैंकों का समय समय पर उनका विलय किया गया, उनको मिलाया गया, जिससे पूर्व में ही नरसिम्हा समिति और नायक समिति ने इसकी सिफारिश की थी। भारतीय बैंकिंग संघ के अनुसार 1986 में लगभग 50 बैंकों का विलय किया गया। इसी प्रकार से न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ, जो कि अतीत का सबसे बड़ा विलय माना गया है। इसी प्रकार 2017 में भारतीय महिला बैंक एवं 5 अन्य बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। इस विलय के पश्चात एसबीआई उन विश्व के 50 बड़े बैंकों की सूची में शामिल हो गया, जो कि राष्ट्रीयकरण की एक बहुत बड़ी सफलता है। इसी प्रकार से 2019 में विजय बैंक एवं देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया। विलय का उद्देश्य यही था कि जो बैंकिंग सुविधा है उनका विस्तार करना, जो बैंकिंग विकास में जो गतिरोध हो रहा है, जो कमियां आ रही है, उसको दूर करके बैंकों द्वारा आर्थिक विकास में अपने योगदान को बनाते हुए उसके उपलब्धियों में निरंतर वृद्धि करना। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की क्या क्या उपलब्धियां रही? सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही वो बैंक शाखा का विस्तार हुआ, यानी ब्रांच एक्सपेंशन हुआ। जो बैंकिंग सुविधाएं केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित थी और कम थी, उसका विस्तार होकर वो उन क्षेत्रों में पहुंच गई जहां पहले बैंकिंग सुविधाएं का अभाव था। जहां 1951 में बैंक की कुल शाखा जो है 4119 थी, वहां 1965 जून में यह बढ़कर 5727 हो गई। यानी राष्ट्रीयकरण से पूर्व के आंकड़े हैं ये। राष्ट्रीयकरण का क्या प्रभाव पड़ा बैंक एक्सपेंशन में? जून 1969 में 8262 बैंक थे, जो 2015 में इनकी शाखाएं बढ़कर 1,31,750 पहुंच गई और लगभग अब जो है 1,40,000 से अधिक बैंकों की बैंक शाखाएं हैं।
यानी 1969 से अभी तक लगभग 18 गुना अधिक इन शाखाओं में वृद्धि हुई है। पहले अगर देखा जाए तो 65,000 जनसंख्या पर एक बैंक था राष्ट्रीयकरण के समय, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद अगर अभी की स्थिति देखी जाए लगभग तो 10,500 जनसंख्या पर एक बैंक है। तो ये बैंक शाखा का विस्तार का परिणाम है, जो कि राष्ट्रीयकरण की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं नहीं थी और राष्ट्रीयकरण का जो प्रमुख उद्देश्य था वो बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाना था, उपेक्षित क्षेत्रों में पहुंचाना था। तो ये दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर इसके आंकड़ों की बात की जाए तो जून 1969 में राष्ट्रीयकरण के समय ग्रामीण क्षेत्रों में कुल बैंक शाखाओं का 22.4% था। वहां राष्ट्रीयकरण के बाद 1987 में अगर देखा जाए तो लगभग 59% ये पहुंच गया। जहां 1969 में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की केवल 1832 शाखाएं थी, वो जून 1998 में बढ़कर 32,865 के करीब पहुंच गई। अगर यह आंकड़े देखे जाए 1969 से 2015 की अवधि में कितने बैंक शाखाएं खुली है, तो कुल 1,23,488 नई शाखाएं इस अवधि में जो है वो खोली गई। उनमें से 48,478 शाखाएं जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई, जहां पहले बैंकिंग सुविधाओं का नितांत अभाव था। यानी जहां पर बिल्कुल भी बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी, ऐसी शाखाएं वहां खोली गई। और ऐसी शाखाएं लगभग कुल शाखा का 40% थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो नई शाखाओं की स्थापना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यानी 70 से 80% शाखाएं जो है वो ऐसे इलाकों में यानी ग्रामीण क्षेत्र में और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोली गई। इसी प्रकार से डिपॉजिट जो मोबिलाइजेशन है, निक्षेपों में निरंतर वृद्धि हुई है राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप। जहां जून 1965 के अंत में बैंकों में निक्षेपों की शुद्ध राशि जो है वो 2,708 करोड़ रुपए थी, वो राष्ट्रीयकरण से पहले जून 1969 में लगभग 4,645 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद की बात की जाए तो 1999 में यह राशि बढ़कर 6,83,081 करोड़ रुपए हो गई। और अगर दिसंबर 2011 तक की बात की जाए तो और बढ़कर 57,10,061 करोड़ होने का एक प्रकार से अनुमान है। अगर 1965 में डिपॉजिट्स की बात की जाए, निक्षेपों की वार्षिक वृद्धि दर की, तो ये 13.6% थी, यानी राष्ट्रीयकरण से पूर्व। और राष्ट्रीयकरण वाले साल में यानी 1969 में ये 17% हुई और 1987 में ये 17% ही रही। और 25 दिसंबर 2015 के अंत में इसमें 91,84,652 करोड़ रुपए होने का अनुमान है डिपॉजिट्स में।
और 1969 से यानी राष्ट्रीयकरण वाले साल से और अभी तक देखा जाए 2015 तक, तो ये 2000 टाइम्स जो है डिपॉजिट्स में वृद्धि हुई है। अगला है प्राथमिक एवं उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक ऋण सुविधा। पहले प्राइमरी सेक्टर और जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनमें ऋण सुविधाएं जो है वो बहुत कम दी जा रही थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण के ये फलस्वरूप जो ये उपेक्षित क्षेत्र थे, जो अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं, प्राइमरी सेक्टर, इसमें भी ऋणों में यानी कर्ज में निरंतर वृद्धि हुई है। भारत में 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय ऋणों का लगभग 64.3% भाग तो केवल अकेले संगठित उद्योगों को दिया जाता था, यानी ऐसे उद्योग जो कि संगठित थे, बड़े उद्योग थे, ऐसे उद्योगों को दिया जाता था राष्ट्रीयकरण के समय। उसमें 24.4% भाग व्यापारियों को प्राप्त था, जबकि लघु उद्योग एवं कृषि को कुल ऋण का क्रमशः केवल 4% इन लघु उद्योगों के लिए और कृषि में केवल 0.2% भाग ही प्राप्त होता था, यानी इतना कम लघु और कृषि उद्योगों के लिए था। उपेक्षित थे ये क्षेत्र और निर्यात साख भी नाम मात्र का ही था। लेकिन राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप अगर 2015 के आंकड़े हमने यहां पे लिए हैं, उनकी बात की जाए तो कृषि की ऋणों की जो बकाया राशि है 2015 में वह 7,56,233 करोड़, और लघु उद्योगों की बात की जाए ऋणों की बकाया तो 6,47,855 करोड़ रुपए थी। और सभी प्राथमिक क्षेत्रों में बकाया का अनुमान लगाया जाए आंकड़ों का तो 2015 के अंत तक ये 17,50,853 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच गया। तो इस प्रकार जो प्राथमिक और उपेक्षित क्षेत्र थे, जहां पहले ऋणों का विस्तार नहीं हुआ था, वहां पर राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप ऋण पहुंचाने लगे। इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप ऋण सुविधाओं का विस्तार हुआ, उसमें तेजी से वृद्धि आई है। और क्यों आई है? क्योंकि साधनों में वृद्धि हुई, लोगों के द्वारा जो उत्पादन किया गया उसमें वृद्धि हुई, इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग तेजी से बढ़ा, जो बैंकों की व्यापारिक नीति निर्धारित हुई उसमें परिवर्तन करके ऋणों की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई। 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व ऋणों की स्थिति देखी जाए तो केवल 5% ही भाग जो है उद्योगों और स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा तथा कृषि के लिए उपलब्ध हो पाता था। और इन उपेक्षित क्षेत्रों में ऋणों की कुल मात्रा अब राष्ट्रीयकरण के बाद जो है 37.34% अभी होने की संभावना है। तो इसमें कितना अधिक वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। और न केवल इसमें विस्तार हुआ है, बल्कि जो उपेक्षित क्षेत्र था, जिनके अगर आंकड़े देखें अपन, कृषि और लघु एवं कुटीर जो उद्योग हैं, अगर 30 जून 1969 में बात की जाए तो कृषि के लिए व्यापारी बैंकों द्वारा 188 करोड़ रुपए दिए गए थे और 2015 में वो बढ़कर 7,56,233 करोड़ रुपए हो गए। लघु एवं कुटीर उद्योगों की बात की जाए तो जो बकाया ऋण है वो इसी समय यानी 1969 में 286 करोड़ रुपए था, जो 2015 में बढ़कर
6,47,855 करोड़ रुपए हो गया। तो इस प्रकार ऋणों की सुविधाओं का विस्तार हुआ, ऋण हर व्यक्ति तक पहुंचने लगा राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप। अब बैंक राष्ट्रीयकरण की सफलता की अगर निष्कर्ष को देखा जाए, कंक्लूजन को देखा जाए, तो आज बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लगभग 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवधि में भारत के कई क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सुधारा है। इसके लिए अन्य बातों के अतिरिक्त बैंकों की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उदारीकरण के पूर्व भारत में पूंजी की कमी थी, जिसे कुछ हद तक बैंकों ने दूर कर लिया है। साथ ही बैंक और जनता के बीच जो एक अंतर था, खासतौर से आर्थिक रूप से, उसमें अंतर कम हुआ है और सबसे बड़े माध्यम के रूप में ये बैंक उभर के आए हैं विकास के दृष्टिकोण से। इसके अलावा कुछ इन बैंकों की कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। प्रतिस्पर्धा के युग में और निरंतर के ढांचों में चुनौतियों को सामना करने के लिए परिवर्तन किया जा रहा है। इनसे निपटने के लिए सरकार एवं बैंकों द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जो अभी तक जो है जारी हैं। तो हमने संक्षेप में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सफलता एवं उपलब्धियों पर आधारित ये वीडियो देखा और सुना, जो कि एमकॉम ईएफएम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम पेपर संख्या 203 से लिया गया है। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।